तो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है और इसका एनालिसिस जो है वो आपको सबसे सटीक एनालिसिस हम आपको करके देते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का संभावित आंसर क्या हो सकता है इसके एनालिसिस में आपको पता लग जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बड़ा आसान शब्दों में हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी आंसर बन सकता है या उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको हो सकता है वो भी हम आपके सामने रखने का पूरी कोशिश करते हैं। और हर एक सब्जेक्ट से जोड़ने का कारण यह होता है कि अभी का एग्जाम जो होता है वो हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, इसलिए हर एक सब्जेक्ट से हम आपको क्वेश्चन बना के यहाँ पे देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी आपको हम एग्जाम से जोड़कर रखने का पूरी कोशिश करते हैं और हर एक सब्जेक्ट को कैरी करके रखने का कोशिश करते हैं ताकि आपको अलग से सब्जेक्ट का तैयारी करना ना पड़े। इसी सेट प्रैक्टिस में आपको फुल एनालिसिस मिल सके। फ्रेंड्स, ये 84 नंबर सेट है और इसके पहले का सेट भी अगर आपको देखना है तो हमारे केसीसी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं सेट नंबर डालकर, और या इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले इस 84 नंबर सेट का सीरीज देखते हैं। अगर इस केसीसी के YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम YouTube पर अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जैसे दूसरे स्टूडेंट को भी इसकी आवश्यकता अगर होगी तो निश्चित तौर पर उसे रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। क्लियर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। सटीक आंसर क्या हो सकता है इसका एनालिसिस में देखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बन सकता है उसको भी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं एनालिसिस को। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो हुई थी वो 15 अगस्त, ध्यान देंगे, भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो हुई थी वो 15 अगस्त 1995 ईस्वी में ये क्वेश्चन याद रखेंगे, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी को की गई थी। किसके द्वारा? तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा की गई थी। अब ध्यान देंगे, प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक माना जाता है। विश्व में इंटरनेट का प्रारंभ अमेरिका रक्षा विभाग के द्वारा 1969 ईस्वी में ARPANET के नाम से किया गया था। ध्यान रखेंगे, आम जनता के लिए इंटरनेट 1989 ईस्वी में खोला गया था। 1989 में आम जनता के लिए विश्व में इंटरनेट खोल दिया गया था या इंटरनेट को लागू कर दिया गया था। www वर्ल्ड वाइड वेब जिसका फुल फॉर्म होता है, इसके जनक जो इंटरनेट से रिलेटेड ही है तो www के जनक के रूप में टिम बर्नर्स ली को जाना जाता है। इस www का पहला आम प्रयोग जो इंटरनेट में हुआ था वो 6 अगस्त 1991 ईस्वी को किया गया था। क्लियर। मोज़ेक जो था वो www पर प्रयुक्त पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपका सटीक आंसर जो जाता है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई थी विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे एनालिसिस पर। तो बांडीवास युद्ध जो है वो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को तृतीय कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा के रूप में तमिलनाडु के बांडीवास नामक स्थान पर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ाई लड़ा गया था। और भी ध्यान रखेंगे तो यह युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति जो थे वो काम्पटे डी लैली जो फ्रांसीसी सेनापति थे, तथा अंग्रेज सेनापति की बात करें तो सर आयरकुट जो थे बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेज के तरफ से सेनापति के रूप में सर आयरकुट थे, फ्रांसीसी सेनापति के रूप में काम्पटे डी लैली थे। इन दोनों के नेतृत्व में ही अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच यह बांडीवास का युद्ध होता है जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो जाती है और अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। क्लियर। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह जो है इसका एनालिसिस समझेंगे और किस क्षेत्र में हुआ था, नेतृत्व किसने किया था, यह भी आप समझने का पूरा कोशिश करिएगा। सन 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर के कोलों ने विद्रोह किया था। छोटा नागपुर के कोलों ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह में लगभग 1000 विदेशी व्यक्तियों को कोलों ने या तो जला दिया या तो उनकी हत्या कर दी थी। यह विद्रोह जो है वो बिहार के, उस समय बिहार
झारखंड जो है वो बिहार का ही हिस्सा था। क्लियर। तो आप ध्यान देंगे विद्रोह जो है वो बिहार के रांची, सिंहभूम जिला में, हजारीबाग, पलामू तथा मानभूम के पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ था यह विद्रोह। इस विद्रोह का कारण जो है कोलों के मुंडो जो कि एक जनजाति है से उनकी भूमि छीनकर मुस्लिम कृषकों एवं सिखों को दे दिया गया था, जिसके कारण से कोलों के द्वारा कोल विद्रोह किया गया था। क्लियर। तो आप ध्यान दीजिएगा 1831 ईस्वी में सबसे पहला नाम जो आता है वो आपके ऑप्शन में दिया गया है, जो पश्चिमी सिंहभूम जिला में हुआ था, बिहार में ही हुआ था, बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था, जो कि एक कोल नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद का संबंध किससे रहा था? थोड़ा सा एनालिसिस पर ध्यान देंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका जन्म जो हुआ वो 22 फरवरी 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। इन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, भारत में किसान आंदोलन का जनक के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाना जाता है। अब कहानी थोड़ा सा देखते हैं। 1928 ईस्वी में सोनपुर छपरा में बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष चुन लिया जाता है स्वामी सहजानंद सिन्हा को। अब ध्यान देंगे तथा इन्होंने 1929 एक साल के बाद 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कर दी थी। इन्होंने 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था तथा प्रथम अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था उसकी अध्यक्षता भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध जो रहा है वो बिहार में किसान आंदोलन से बड़ा संबंध इनका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अब भारतीय दर्शन की चर्चा किया है तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में इसकी चर्चा मिलती है। भारतीय दर्शन में भारतीय दर्शनों की संख्या जो बताई गई है, वैदिक काल की चर्चा यह की गई है और वैदिक काल में भारतीय दर्शनों की कुल संख्या को 7 बताई गई है। अब कौन से दर्शन को किसने रचा है इसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं तो आगे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत जो है वैशेषिक दर्शन में मिलता है, वैशेषिक दर्शन में मिलता है। और सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले नीचे वाला पंक्ति को ध्यान देंगे तो भारतीय दर्शनों की कुल संख्या जो 7 बताई गई है उसमें से सबसे पहला नाम आता है न्याय दर्शन, जिसके रचयिता गौतम ऋषि थे। सांख्य दर्शन कपिल ऋषि के द्वारा, चार्वाक दर्शन चार्वाक के द्वारा, वैशेषिक दर्शन उलुक या कनाद के द्वारा, योग दर्शन पतंजलि के द्वारा, पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी के द्वारा और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वादरायन को माना जाता है। इसमें से वैशेषिक दर्शन जो है वही वैशेषिक दर्शन जो है उसमें ध्यान दीजिएगा तो भारतीय दर्शन है जिसमें परमाणु सिद्धांत की चर्चा मिलती है। यह वैशेषिक दर्शन जो है वो भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके मूल प्रवर्तक ऋषि कनाद को माना जाता है। यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है, यानी मिलता जुलता है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन लगभग समान चर्चा किया गया है दोनों में, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन के रूप में वैशेषिक दर्शन को ही माना जाता है। क्लियर। तो आपका आंसर निकलता है ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक दर्शन। इसके प्रतिपादक उलुग या कनाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 1922 ईस्वी के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो ध्यान देंगे सूर्यवंशम जो है उनके लिए 32वां सरस्वती सम्मान चुना गया है, दिया गया है, वो है शिव शंकरी जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब थोड़ा सा एनालिसिस इसका देख लेते हैं। ये तो 32वां, यह भी ध्यान रखेंगे, यह 32वां सरस्वती सम्मान है जो शिव शंकरी को प्रदान किया गया उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। ध्यान देंगे यह तमिल भाषा में लिखित संस्करणों की एक पुस्तक है सूर्यवंशम और 2019 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। ध्यान दीजिएगा कि यह सरस्वती सम्मान जो है वह 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान को देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता दी जाती है।
ध्यान दीजिएगा, रामदरस मिश्रा जो थे वो मराठी उपन्यासकार हैं, उनको 2021 में 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है और उनकी पुस्तक कविता संग्रह है मैं तो यहां हूं के लिए 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को दिया गया था, जो एक मराठी उपन्यासकार थे। तो 32वां से पहले 31वां भी आप ध्यान रखेंगे, तो 2021 में प्रदान किया गया था। अब ध्यान देंगे 30वां सरस्वती सम्मान भी याद रखेंगे, तो शरण कुमार लिम्बाले जो कि एक मराठी उपन्यासकार थे, इनको 2020 में इनकी उपन्यास सनातन के लिए 30वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। 32वां पर आपका ध्यान क्वेश्चन पूछेगा, 32वां में पूछा हुआ क्वेश्चन जो कि तमिल भाषा के लिखित संस्करण है, यह सूर्यवंशम, जिसके लिए 32वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया शिव शंकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश था जो वो स्थानीय स्वशासन के लिए ज्यादा ही प्रसिद्ध था। स्थानीय स्वशासन के तहत कितने प्रांतों को कितने भागों में विभक्त किया गया था चोल साम्राज्य में, थोड़ा सा देख लेते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना जो है वो विजयालय के द्वारा 9वीं शताब्दी यानी 850 से लेकर 887 ईस्वी में किया गया था विजयालय के द्वारा। चोल साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो तंजौर या तंजावुर के रूप में जानी जाती है। चोल साम्राज्य ही था जिसमें व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। स्थानीय स्वशासन के तहत संपूर्ण चोल साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था, जिसमें पहला तो था प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, मंडलम को कोट्टम कहा जाता था और कोट्टम को नाडु कहा जाता था, नाडु को कई कुर्रमों में विभक्त किया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। 6 प्रांत, पहला तो प्रांत था, प्रांत को मंडलम, मंडलम को कोट्टम, कोट्टम को नाडु, नाडु को कई कुर्रमों में विभक्त किया गया था। ध्यान दीजिएगा, नाडु जो थी वह व्यापक स्थानीय स्वशासन के तहत नाडु के ही स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगर तार के रूप में जाना जाता था। यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बीच बीच में पूछ देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिलों में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? अब ध्यान देंगे, पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है बिहार के किन जिलों में? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। बिहार में पश्चिमी चंपारण में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। यह तराई क्षेत्र में नेपाल की सीमा के साथ साथ बिहार के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, बिहार के कह रहा है पश्चिमी चंपारण में, खास तौर से सबसे ज्यादा मात्रा में पश्चिमी चंपारण में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। क्लियर। अब नेपाल के सीमा के साथ साथ यह बिहार के पश्चिमोत्तर भाग में भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमोत्तर भाग में तो एक तो पश्चिमी चंपारण आ गया, उत्तर भाग में कह रहा है तो आप नेपाल की सीमा से सटा हुआ जिला पर ध्यान देंगे तो पश्चिमी चंपारण हो गया, आपका पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, वहीं पर मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया। ये सभी जिला में स्वैम्प मिट्टी, पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, लेकिन बहुतायत मात्रा की बात किया जाए तो पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें यह भाग में उत्तरी भाग में पाया जाता है, पश्चिमोत्तर भाग में। अब इसमें पश्चिमी चंपारण जिला मुख्य रूप से होता है। बिहार में मिट्टी के 3 आवश्यक प्रकार मिलते हैं, पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी, जिसे पिडमोंट हिंदी में पिडमोंट दलदली मिट्टी कहा जाता है, तराई मिट्टी और गांगेय जलोढ़ मिट्टी। ये तीनों मिट्टी जो होता है वो बिहार में बहुतायत रूप से पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना होता है? समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में 7.84% है। अब थोड़ा सा एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा। अगर 2021 का वन
स्थिति रिपोर्ट देखें 2021 का, तो इसके अनुसार बिहार में लगभग 7380.78 वर्ग किलोमीटर जो है वो वनों से घिरा हुआ है, जो कि कुल राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84% है। जबकि वृक्ष आवरण की बात किया जाए बिहार में तो 2341 वर्ग किलोमीटर जो है वो वृक्ष आवरण है। और यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्ष आवरण की बात किया जाए तो 2.48% है। 2 दूना 4 दूना 8% है, यानी 2.48% वृक्ष आवरण है बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। इस प्रकार बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण अगर दोनों को मिला दिया जाए, वन और वृक्ष दोनों को मिला दिया जाए, तो वन वृक्ष आवरण जो है वो 9722 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बिहार का 10.32% दोनों को मिलाकर हो जाता है। क्लियर? तो आप दोनों को मिलाकर भी आंकड़ा ध्यान रखेंगे, अलग अलग भी ध्यान आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित देशों में से किस देश का एक भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का भाग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अब एनालिसिस पर ध्यान देंगे डेनमार्क के बारे में। तो डेनमार्क जो है वो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप डेनमार्क ही है। डेनमार्क ग्रीनलैंड ही है, सॉरी। डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र होता है यह ग्रीनलैंड, यानी यह ग्रीनलैंड जो है भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। पॉइंट पर ध्यान देंगे, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन आधिकारिक क्षेत्र जो है, अधिकार जो इसका है, राजनीतिक अधिकार जो इसका है, वो डेनमार्क का अधिकार है। यूरोपीय देश डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पर। अब ध्यान दीजिएगा, इसे वर्ष 1979 ईस्वी में डेनमार्क ने स्वशासन प्रदान किया था। भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं सदी के बाद से यह यूरोप में राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है, यानी राजनीतिक अधिकार इस पर किसका है? डेनमार्क। यूरोपीय देश डेनमार्क का अधिकार है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो यह जो ग्रीनलैंड है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यह यूरोप महाद्वीप के ग्रुप कंट्री स्कैंडिनेविया राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे देख लेंगे आंकड़ा, एक तरफ महाद्वीप है और एक तरफ देश है। एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 23 देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 है, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है, यूरोप में कुल 50 देश है, ऑस्ट्रेलिया में 14 देश है और अंटार्कटिका में मानव के रहने योग्य कोई भी जगह नहीं है। अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना भले ही किया गया है, लेकिन कोई मानव वहां पे निवास करने योग्य नहीं है। जितना बर्फीला एरिया है, वहां का तापमान -डिग्री सेल्सियस में रहता है, इसलिए वहां मानव निवास कर ही नहीं सकता है। तो 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप में देश की चर्चा हमने आपके सामने रख दी है। आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, कुल 54 देश। दूसरे स्थान पर यूरोप महाद्वीप है, वो है 50 देश, और तीसरे स्थान पर हमारा एशिया महाद्वीप आता है, वो है 48 देश के साथ तीसरे स्थान पर। तो सबसे ज्यादा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना से एनालिसिस देखते हैं 2011 की जनगणना को। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मिजोरम राज्य जो है, मिजोरम राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। वर्तमान में मिजोरम की लगभग 95% जनसंख्या विविध आदिवासी मूल की ही है, जो राज्य में बसती है। 2011 की जनगणना की बात करें तो इसके अनुसार मिजोरम की जनसंख्या जो है वो 1,97,014 थी, जो देश में दूसरी सबसे कम आबादी वाला राज्य है मिजोरम। तो आपका सही आंसर होगा मिजोरम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है?
तो ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है वो है सोन नदी। बाकी बागमती, कमला और कोसी जो है वो प्रवाहित होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन इसमें क्वेश्चन है उत्तर की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। क्वेश्चन का प्रारूप समझेंगे, यहां कंफ्यूज नहीं होना। उत्तर की ओर कहने का मतलब यह नहीं है कि उत्तर से ऊपर से आ रहा है, बल्कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, वो है सोन नदी। ऑप्शन नंबर डी में है। अब सोन नदी के बारे में थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं। तो भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है, इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में से सबसे बड़ी नदी है। ध्यान दीजिएगा, तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, यानी उसका उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास होती है, जो कि विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व भाग में स्थित है। यानी विंध्याचल पहाड़ी के अमरकंटक श्रेणी से मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में सोन नदी का उद्गम स्थल है। ध्यान दीजिएगा, यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। और इस सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर 784 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज्य संस्थाओं को 29 कार्य की कुल सूची जो दी गई है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था की चर्चा जो किया गया है अनुसूची 11 में किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के रूप में बांटा गया है। इसे संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है वो आप ध्यान रखेंगे कब दिया गया है तथा इसके क्या प्रारूप है जो ध्यान देंगे। तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी को भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के तहत अनुच्छेद 243 के जी को जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों के अधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय को शामिल किया गया है। इसके अलावा भी ध्यान देंगे अनुच्छेद 243 में। अब पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आप ध्यान देते हैं अगर यदि जो, तो अनुच्छेद 243 में इसकी चर्चा की गई है। 243 में इसकी चर्चा भाग 9 में की गई है, जिसके तहत 243 के तहत कुल 13 उपखंड को जोड़ा गया है और उस 13 उपखंड में कुल 29 विषयों को शामिल किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, और अनुच्छेद की बात कर लेंगे तो अनुच्छेद 243 का एच ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसमें पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 के ई में ऑप्शन नंबर बी में है, इसमें पंचायतों की कार्यकाल की चर्चा की गई है। जबकि अनुच्छेद 243 के एफ में पंचायत सदस्य के लिए अयोग्यताओं की चर्चा दी गई है अनुच्छेद 243 के एफ में। क्लियर? नेक्स्ट, तो आपका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बन जाता है डी, अनुच्छेद 243 का जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातन एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 ईस्वी को प्रतिस्थापित करने वाला अधिनियम इसमें से कौन अधिनियम है? तो प्रतियोगिता अधिनियम जो है वो एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यवहार अधिनियम 1969 ईस्वी को प्रतिस्थापित करता है। ध्यान देंगे 2002 में इसे प्रतियोगिता अधिनियम को प्रतिस्थापित कर देता है एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यवहार अधिनियम 1969 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा, यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 जो कंपटीशन एक्ट के रूप में 2002 में जोड़ा गया भारत का एक अधिनियम है, जो भारत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारित की गई थी। इस अधिनियम ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम 1969 ईस्वी का स्थान लिया है, जिसके अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई है। क्लियर? इसी के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? ध्यान देंगे, नागरिकता संशोधन कानून जो पारित हुआ था वो पारित हुआ था आपका 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था राज्यसभा से। पहले इसे लोकसभा में पारित किया गया
10 दिसंबर 2019 को, और अगले ही दिन 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित कर दिया गया था। क्लियर। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है और यह अधिनियम विधेयक जो है वह अधिनियम का रूप ले लेता है। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, CAA जिसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है, इसको लोकसभा के द्वारा 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। क्लियर। लोकसभा द्वारा 10 दिसंबर को, राज्यसभा के द्वारा 11 दिसंबर को, यानी संसद के द्वारा नागरिकता संशोधन कानून CAA को 11 दिसंबर को पारित कर दिया गया था। तत्पश्चात भारत के राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को इसे हस्ताक्षरित करके अधिनियमित कर दिया, यानी अधिनियम का रूप दे दिया। इसके अंतर्गत क्या था, बात क्या कहा गया था CAA के अंतर्गत? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 देश ध्यान रखिएगा। CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, नागरिकता संशोधन कानून जो है, वो साफ शब्दों में ध्यान दीजिएगा, तो इसके अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 ये तिथि भी 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी नहीं माना जाएगा। यही CAA का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसका पूरे भारत में जन विरोध हुआ था, फिर भी यह पारित हुआ और वर्तमान समय में यह एक एक्ट है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री को पटना में आपको 1632 ईस्वी में जो स्थापित किया था वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान दीजिएगा, 1632 16 दूनी 32 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री खोली थी। डचों ने सर्वप्रथम पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्टता नहीं है? विकेंद्रीकरण का विशिष्टता इसमें से कौन सी नहीं है? तो समझेंगे विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले अर्थ समझ लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। विकेंद्रीकरण जो है, विकास हेतु नियोजन, क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम की निगरानी में स्थानीय लोगों की विभिन्न स्तरों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। तो यह एक स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए विकेंद्रीकरण जो है वो इसकी विशिष्टता नहीं है। लोक सहभागिता स्वायत्तता है, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये आपका इसमें शामिल नहीं किया जाता है विकेंद्रीकरण में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद 324 यानी 324वां अनुच्छेद जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की चर्चा मिलती है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में किया गया है, जिसमें से 324 में निर्वाचन आयोग की स्थापना की चर्चा किया गया है। पूरे निर्वाचन आयोग की चर्चा जो है 324 से लेकर 329 तक में भाग 15 में किया गया है। क्लियर। अब बाकी का अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की स्थापना की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति का लोक अधिसूचनाओं की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 325 में धर्म, जाति, वर्ग, लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा, इसकी चर्चा 325 में किया गया। यानी अगर किसी निर्वाचन नियमावली में आप भाग लेना चाहते हैं, आप निर्वाचित होना चाहते हैं, तो आप पर इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन मतभेद नहीं किया जाएगा
कि आप अलग धर्म के हैं, अलग जाति के हैं, अलग वर्ग के लोग हैं, अलग लिंग के हैं, इस आधार पर आपके साथ निर्वाचन नामावली में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जो जारी करती है वह है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। थोड़ा सा देखेंगे तो भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापना है तो उसके लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का त्वरित अनुमान हर माह जो होता है वो 12 तारीख को 6 सप्ताह के अंतराल के साथ जारी करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना, अब ये पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है, इसे कब लागू किया गया, थोड़ा एनालिसिस देख लेंगे तब आंसर की तरफ चलेंगे। चलिए देखते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे पीएम कुसुम योजना की शुरुआत किया गया था 2019 में। किस नाम से? तो प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम योजना इसका नाम दिया गया था, जिसकी शुरुआत किया गया। इस योजना का उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसान की ज्यादा से ज्यादा मदद करना होता है। तो यही है पीएम कुसुम योजना। तो किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों का निर्माण करना, यह है पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य। क्लियर? बाकी तो ऑप्शन ही गलत है। सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भर कम करना, ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना, भारत में फूलों की खेती का संवर्धन करना, ये तीनों के तीनों गलत है। लेकिन पीएम कुसुम योजना के बारे में ऑप्शन नंबर 4, किसानों के डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेट को तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य इसमें से नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन का एक उद्देश्य जो है वो खाद्यान्नों का निर्यात करना जो है वो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं होता है, या निर्यात नहीं किया जा सकता है। बाकी खाद्यान्नों का वितरण शामिल है, खाद्यान्नों की खरीद शामिल है और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव भी शामिल है। ध्यान दीजिएगा, खाद्य प्रबंधन का अर्थ क्या होता है कि देश में सभी निश्चयों को हर समय भौतिक आर्थिक रूप से ऐसा पर्याप्त और पोषण भोजन उपलब्ध करवाना या सुलभ करवाना जिससे एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए उनकी आहार संबंधी आवश्यकताएं और खाद्य वरीयताएं पूरी होती है। इसीलिए खाद्य प्रबंधन किया जाता है ताकि सही समय पर सभी लोगों को देश के आर्थिक रूप से पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो सके, पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो सके और सक्रिय और स्वस्थ जीवन सुरक्षित हो सके सभी को, और बराबर रूपों में सभी को भोजन मिल सके, इसके लिए खाद्य प्रबंधन किया जाता है। क्लियर? लेकिन खाद्यान्नों को निर्यात अगर हम कर देंगे तो क्या खाद्य प्रबंधन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, वो तो हम निर्यात कर दिए खाद्यान्न को। तो प्रबंधन करने का मतलब होता है स्टोरेज करना खाद्यान्नों को, ताकि समय पर सभी लोगों को भोजन उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माला परियोजना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत माला परियोजना से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जो है वो संबंधित होता है? तो सबसे ज्यादा संबंधित होता है वो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना। ध्यान दीजिएगा, भारत माला परियोजना सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित एक परियोजना है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सन 2017 से 2018 में इस परियोजना को चलाई जा रही है। इसके तहत नए राजमार्ग के अतिरिक्त बंदरगाहों और सड़क राष्ट्रीय गलियारों यानी नेशनल कॉरिडोर्स को ज्यादा बेहतर बनाना और राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना भी इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। हालांकि इस परियोजना की विधिवत शुरुआत जो है वो 31 जुलाई 2015 को किया गया, लेकिन यह कार्य करना शुरू किया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय उस समय नितिन गडकरी के द्वारा सन 2017 से 18 ईस्वी में यह परियोजना सुचारू रूप से चलाई जा रही है। तो मुख्य रूप से जान गए सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास करने के लिए भारत माला परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा
जिसे मैडम भिखाजी कामा रुस्तम के नाम से जाना जाता है, भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया गया था? तो सबसे पहले जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भिखाजी कामा रुस्तम को भारत के पहले त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया गया था। ध्यान दीजिएगा, मैडम भिखाजी कामा रुस्तम को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। इनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हो रहे दूसरे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में फहराया गया था। आधुनिक तिरंगा झंडा की बात करें, ये तो पूर्व तिरंगा झंडा मैडम भिखाजी कामा रुस्तम के द्वारा, लेकिन आधुनिक तिरंगे झंडे का स्वरूप जो है वो पिंगली बंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है वो आपकी सही दिखाई गई है? विनोबा भावे क्या द्वितीय सत्याग्रही थे? ध्यान देंगे, महात्मा गांधी के द्वारा 1940 ईस्वी में सत्याग्रह की स्थापना की गई थी। अब यह व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना के दौरान महात्मा गांधी के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जो थे वह जे.एल. नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो ये तो आपका गलत मिलान है। C.R. दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका बिल्कुल ही सही है। विलियम वेडरबर्न 1907 ईस्वी के कांग्रेस सभापति की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। क्लियर? 1907 ईस्वी लखनऊ अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ऑप्शन नंबर डी में पेरिस में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। जी नहीं, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी, लेकिन पेरिस में नहीं की थी बल्कि लंदन में की थी। तो ध्यान रखिएगा। 1940 ईस्वी महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे एवं तीसरे सत्याग्रही के रूप में दूसरे जे.एल. नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था, जबकि विलियम वेडरबर्न ने 1989 ईस्वी के पांचवा जो कांग्रेस का अधिवेशन था बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न के द्वारा किया गया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में ही इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया था, न कि पेरिस में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधान यानी सुपर राइस विकसित किसके द्वारा किया गया है? यह जो प्रजाति है वह जी.एस. खुश के द्वारा विकसित किया गया प्रजाति है महाधान। ध्यान दीजिएगा, कृषि वैज्ञानिक जी.एस. खुश है जिन्होंने महाधान को विकसित किया है। जी.एस. खुश को चावल की अनेक किस्मों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय हरित क्रांति का जनक M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है, लेकिन विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी ने पढ़ाई किस कॉलेज में इनमें से की थी? तो श्यामल दास कॉलेज जो भावनगर सूरत में था, सूरत में, तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर से ही महात्मा गांधी ने कॉलेज की पढ़ाई की थी। अब थोड़ा एनालिसिस महात्मा गांधी के बारे में, तो 18 वर्ष की उम्र में नवंबर 1887 ईस्वी में अहमदाबाद के हाई स्कूल में ग्रेजुएशन पूरी की थी। जनवरी 1888 ईस्वी में इन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में दाखिला लिया था। तत्कालीन समय में यह उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली डिग्री देने वाला एकमात्र संस्थान था, श्यामल दास कॉलेज भावनगर सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस प्रकार का एंजाइम जो होता है वो बदल देता है? तो ध्यान दीजिएगा, जाइमेज जो होता है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज द्वारा ही बदल दिया जाता है। इस परिवर्तन की क्रिया को हम फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है। जो जाइमेज के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदला जाता है उसे ही हम फर्मेंटेशन या हिंदी में इसको कहेंगे तो इसे ही किण्वन कहते हैं। क्लियर? इन्वर्टेज एंजाइम की बात कर लेंगे तो इसमें फ्रुक्टोज को ग्लूकोज को परिवर्तित कर देता है। डायस्टेज जो होता है वह स्टार्च को, यहां पे यह लिखा हुआ, तो यह स्टार्च को ग्लूकोज एवं माल्टोज में बदल देता है डायस्टेज, जबकि माल्टोज जो होता है वो माल्टेज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा एवं पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो बेंजीन की संरचना जो होती है
वो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो सिग्मा और पाई बॉन्ड आसानी से निकल जाएगा। एकल बॉन्ड जो होता है उसे सिग्मा कहा जाता है और डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा जो होता है वो पाई बॉन्ड कहलाता है। तो संरचना से थोड़ा सा बेंजीन का देख लेंगे। बेंजीन की संरचना ये रही आपकी, क्लियर, बेंजीन की संरचना है। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं। तो हमने कहा एकल बंधन जो होता है उसे सिग्मा कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 सिग्मा की बात कर रहे हैं, एकल बॉन्ड हो गया। अब दो बॉन्ड जो है उसमें से एक बॉन्ड जो होता है वो होता है आपका सिग्मा। तो 9 10 10 1 11 11 1 12 12 सिग्मा बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड के साथ एक और बॉन्ड बना हुआ रहता है उसको पाई बॉन्ड कहा जाता है। तो ये जो होता है वो पाई बॉन्ड कहलाता है, क्लियर। तो आपका 12 और 3 होता है, यानी सिग्मा 12 है और पाई बंधन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है? तो सीसा जो है वो उष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। कुचालक का मतलब अपने से होकर उष्मा को जाने नहीं देता है, इंसुलेटर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सेक्स हार्मोन दिए गए ऑप्शन में कौन सा है? महिला सेक्स हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो एक महिला सेक्स हार्मोन होता है। ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? तो महिलाओं में पाए जाने वाले मुख्य हार्मोन होता है, यह यौन और प्रजनन ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इसका निर्माण की बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण ओवरी यानी कि अंडाशय और एड्रिनल ग्लैंड तथा फैट टिश्यू के द्वारा महिलाओं में होता है। तो ये केवल और केवल महिलाओं के लिए है एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसे सेक्स हार्मोन महिलाओं का कहा जाता है। एंड्रोजन हार्मोन की बात करें तो यह पुरुष एवं महिला दोनों में किशोरावस्था के दौरान स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, और किशोरावस्था के दौरान जो शरीर में फिजिकल चेंजेस होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है एंड्रोजन हार्मोन, जो पुरुष और महिलाओं दोनों में होता है। इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो यह अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होने वाला एक हार्मोन होता है जो शर्करा को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें तो यह हार्मोन मस्तिष्क में संदेश वाहक के रूप में यौन उत्तेजना जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। यह महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है। तो केवल महिलाओं वाला एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स पाई जाती है, जिस कारण से यह अधिक पौष्टिक के रूप में जानी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है, इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस होम कुंजी का प्रयोग करके इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाया जाता है। अब इस इंसर्शन पॉइंट क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे। इंसर्शन पॉइंट जो है वह एक डिजिटल इंटरफेस में वह बिंदु होता है जिस पर टाइप किए गए अक्षरों या अन्य इनपुट स्क्रीन पर डाले गए अन्य इनपुट स्क्रीन पर डाले और प्रदर्शित किए जाने वाले भाग होते हैं, जिसे इंसर्शन पॉइंट कहा जाता है। फिर से एक बार, इंसर्शन पॉइंट उसे कहा जाता है जो डिजिटल इंटरफेस में एक बिंदु होता है और इस बिंदु पर टाइप किए गए अक्षर या अन्य इनपुट स्क्रीन पर डाले और प्रदर्शित किए जाने वाले पॉइंट होते हैं। इसे इंसर्शन पॉइंट कहा जाता है और इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बात करें तो भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई? तो इस दिन 1927 ईस्वी में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी, जिस कारण से प्रत्येक साल 23 जुलाई को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1927 ईस्वी से में इंडियन प्रसारण कंपनी के द्वारा बंबई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था, यही कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे स्थिरांक क्या होता है? तो यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, फैराडे स्थिरांक। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फैराडे स्थिरांक जो है वो भौतिक और रासायनिक विज्ञान में मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को फैराडे कांस्टेंट के
फैराडे स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतीक F होता है तथा यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु तत्व 15 है, इसके रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किसके समान होगा? तो जिस ग्रुप में इसका और तत्व है वही शामिल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक तो 15 है, क्लियर। ये जो 15 परमाणु संख्या वाला तत्व है वो है फास्फोरस, और इसके रासायनिक गुण जो है वो नाइट्रोजन के समान होंगे। ऐसा क्यों होंगे? तो क्योंकि ये आवर्त सारणी के समान ग्रुप में पाए जाते हैं, समान वर्ग में पाए जाते हैं, और एक समान वर्गों में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं एक समान रासायनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, जिस कारण से फास्फोरस जो होता है वो नाइट्रोजन के समान ही रासायनिक गुण को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है। अब श्यानता किसको कहेंगे? विस्कोसिटी किसको कहते हैं? तो विस्कोसिटी जो होता है वो किसी भी तरल का वह गुण होता है, वह बल होता है जिसके कारण से वह प्रसार का विरोध करती है, उसे ही श्यानता या विस्कोसिटी कहा जाता है। जो तरल जितना गाढ़ा होता है वो भूमि पर उसका प्रसार उतना ही कम होता है, उसे ही उसका श्यान बल कहा जाता है। उस प्रॉपर्टीज को, उस गुण को उस तरल की श्यानता कही जाती है, और जिस तरल की गाढ़ापन जितनी ज्यादा होती है उसकी श्यानता, समझेंगे, गाढ़ापन जितनी ज्यादा होती है श्यानता उतना ही ज्यादा होता है। यानी श्यानता का मान जितना ज्यादा होता है उसमें गाढ़ापन होता है, और वह कम एरिया को, कम क्षेत्रफल को ग्रहण करता है। ध्यान दीजिएगा, श्यानता यानी विस्कोसिटी किसी भी तरल का वह गुण जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करती है, या किसी तरल के गाढ़ेपन और उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता को ही विस्कोसिटी कहा जाता है। जिस तरल का श्यानता जितना अधिक होगा वह तरल उतना ही कम क्षेत्रफल पर फैलता है। श्यानता का SI मात्रक या SI इकाई जो होता है वो न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होता है। क्लियर? तो आपका सही आंसर होगा इसमें गाढ़ापन सबसे ज्यादा किसमें है? जल में कि वायु में कि खून में कि शहद में? तो सबसे ज्यादा शहद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की एक पंक्ति में बाएं से दाएं विद्युत ऋणात्मकता और आवर्त सारणी की एक पंक्ति में बाएं से दाएं विद्युत धनात्मकता का मान क्या होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता का मान जो होता है, इस ओर बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता का मान बढ़ता है, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। क्लियर? तो यहां आपसे पूछता है कि बाएं से दाएं जाने पर ऋणात्मकता पहले पूछा है, तो ऋणात्मकता जो होता है बाएं से दाएं जाने पर घटता है, और धनात्मकता जो होता है वो बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चर्चा कर लेते हैं। तो ऋणात्मकता पहले आपसे पूछा है, तो ऋणात्मकता का मान घटता है, तो पहले घटता है और उसके बाद धनात्मकता का मान बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल में ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इथैल्पी जो होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता जो होती है बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा। आयोनाइजेशन इथैल्पी जो होता है यानी आयोनाइजेशन, आयनन क्षमता जो होता है वो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। क्लियर? यहां पर पीरियोडिक टेबल में सब दिया हुआ है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब ऊपर से नीचे की चर्चा कर लेते हैं। एक और चर्चा है कि अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो उसका मान, परमाणु त्रिज्या का मान बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन दाएं से बाएं आने पर बढ़ता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा। सब यहां पर फिगर में दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा एनालिसिस आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरोमणि अकाली दल निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो पंजाब का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है शिरोमणि अकाली दल। पंजाब राज्य का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, और इस दल का चुनाव चिन्ह की बात करें तो वो है तराजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूरा द्रवा डेन्यूब MDD यह क्या होता है? तो यह जो है वो दुनिया का 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे मूरा द्रवा डेन्यूब के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं जिसकी भी जरा चर्चा कर लेते हैं। MDD यानी मूरा द्रवा डेन्यूब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बायोस्फीयर रिजर्व मूरा द्रवा
और डेन्यूब नदियों, मूरा, द्रबा और डेन्यूब, ये 3 नदी, मूरा, द्रबा और डेन्यूब नदी के 700 किलोमीटर के क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया में फैला हुआ है। ये 5 देशों में फैला हुआ है। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया में फैला हुआ है। क्लियर? तो इसीलिए इसे 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व MDD के रूप में जाना जाता है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व का 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व इसी MDD को यानी मूरा, द्रबा, डेन्यूब को शामिल किया है। रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1 मिलियन हेक्टेयर है, जिसे तथाकथित रूप से यूरोप का अमेजन भी कहा जाता है तथा अब यूरोप में सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। संरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस रणनीति का उद्देश्य क्या है? तो नदियों को लगभग 25,000 किलोमीटर पुनर्जीवित नदियों को करना और वर्ष 2030 तक यूरोपीय संघ के 30% भूमि क्षेत्र की रक्षा करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम की सीमाएं क्या है? तो ओम की नियम की सीमाएं, थोड़ा सा ओम का नियम देख लेते हैं। हालांकि यह गैसीय चालक पर लागू नहीं होता है, यह जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों पर भी ओम का नियम लागू नहीं होता है। सबसे पहले समझेंगे कि ओम का नियम जो है वो जर्मनी भौतिक एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष ग्रेवर्ग सिमोन ओम ने 1828 ईस्वी में ओम के नियम का प्रतिपादन किया था, जिसमें इन्होंने विद्युत धारा एवं विभवांतर में संबंध स्थापित किया था। ओम के नियम के अनुसार अगर देखें तो ताप की भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए। अगर ताप की भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध या अन्य ओमीय युक्त के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, या कहेंगे भी समानुपाती आई होता है। भी समानुपाती आई या भी बराबर आई आर होता है। इसे ही ओम का नियम कहा जाता है। यह आर जो होता है उसको युक्त का प्रतिरोध कहा जाता है। युक्ति जो जुड़ा हुआ होता है उसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस कहा जाता है। इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है। रेसिस्टेंस का मात्रक वैसे भी ओम होता है। तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ओम का नियम भी बराबर आई आर कहलाता है। क्लियर? इसका प्रतिपादन ओम ने 1828 ईस्वी में किया था। यह दोनों ही गैसीय चालक पर और अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है। तो ओम का नियम जो है वो दोनों ही सही होगा। इसके बारे में ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है? अमेरिका, यूएसए ने भाग लिया है। थोड़ा समझेंगे कि अभ्यास सी ड्रैगन 2023 है क्या। तो भारतीय नौसेना का एक P-81 विमान जो कि 14 मार्च 2023 को यूएस नेवी द्वारा आयोजित लॉन्ग रेंज MRASW एयरक्राफ्ट के लिए समन्वित बहुपार्श्व ASW अभ्यास के तीसरे संस्करण ASW अभ्यास के तीसरे संस्करण अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए गुआम यानी अमेरिका पहुंची। इसका मतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास सी ड्रैगन 2023 होता है या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन WPA पहले किससे WPA पहल जो है वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन पहल जो है वो किससे संबंधित है? तो यह दिव्यांगता निवारण को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक रणनीति से संबंधित है। वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन पहल, ध्यान दीजिएगा, विश्व में विकलांगता की रोकथाम, पुनर्वास और अवसरों के समानता को बढ़ाने के लिए वैश्विक रणनीति के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांगता दिवस के रूप में। इसकी शुरुआत 3 दिसंबर 1982 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलदेई त्योहार इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार फूलों के लिए मनाया जाने वाला एक प्रकार का त्योहार होता है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में हर साल फूलों के मौसम जो कि मार्च और अप्रैल में होता है, यहां में मार्च और अप्रैल महीने में लगभग 1 महीने तक यह
जो फूलदेई त्योहार है वो उत्तराखंड में के गढ़वाल के कुमायूं क्षेत्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंसा 2 किसका नाम है? तो हंसा 2 जो है वो एक प्रशिक्षण यान का नाम है। थोड़ा देखेंगे तो बेंगलोर स्थित एरोस्पेस लैबोरेटरीज में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निर्देश में 11 मई 1998 ईस्वी को हंसा 2 नामक प्रशिक्षण यान का परीक्षण हुआ था। इसका उपयोग प्रशिक्षण में कम दूरी की यात्रा में, हवाई सर्वेक्षण में तथा फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो आपका बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। एक प्रशिक्षण यान है जिसका निर्माण 11 मई 1998 ईस्वी को हंसा 2 के नाम से किया गया था। बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस लैबोरेटरीज में इसका निर्माण किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, GSAT-10 एक उपग्रह होता है, अरिहंत एक पनडुब्बी है तथा धनुष जो है वो सतह से सतह पर वार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित इसमें से नहीं की गई है? तो सही सुमेलित कौन सी इसमें नहीं है, जरा ध्यान देंगे। जनश्री बीमा योजना सही सुमेलित इसमें से नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। जनश्री बीमा योजना 2000 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 2005 में, बिल्कुल सही है। MG नरेगा, महात्मा गांधी जिसे मनरेगा कहा जाता है, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसे कहा जाता है वह है मनरेगा। 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी, यही बात गलत है आपका। इसकी शुरुआत 2003 में नहीं की गई थी। आम आदमी बीमा योजना 2007 में लाई गई है। जरा समझ लेंगे नरेगा और मनरेगा। तो मनरेगा यानी महात्मा गांधी जो है वो नरेगा संबंधी विधेयक 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ। 2 फरवरी 2006 ईस्वी को इसे नरेगा को लागू किया गया था। जरा ध्यान देंगे, नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसे 2006 में प्रारंभ किया गया था नरेगा को। बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना, ग्रामीण गारंटी योजना के रूप में इसे जाना जाता है। क्लियर? कब से नरेगा मनरेगा कब बना? 2 अक्टूबर 2009 से। उसके पहले उसे नरेगा कहा जाता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना जाता था। क्लियर? तो यही आपका गलत था। आपका आंसर यहां पे बनेगा 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ और 2006 से इस योजना का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा इसमें से कौन सा है? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल का हिस्सा इनमें से कौन सा है? तो गरीबी निवारण कार्यक्रम का एक हिस्सा है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। ध्यान दीजिएगा, भारत निर्माण कार्यक्रम, भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा 2005 में प्रारंभ किया गया। इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना। इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल एवं दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवास का निर्माण करना शामिल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है वह भारत निर्माण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा। भारत निर्माण कार्यक्रम का एक हिस्सा है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? तो इसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जरा सबका ध्यान दे लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना जो होती है वह भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में 1935 ईस्वी में की गई थी, 1934 ईस्वी के अधिनियम के तहत। जनवरी 1949 ईस्वी में RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और ध्यान दीजिएगा, यह RBI भारत सरकार का शीर्ष बैंक होता है, केंद्रीय बैंक है। IDBI की बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा रूप होता है, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। एक्सिम बैंक का पूरा रूप होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान समय में अब RBI के बेसल सेकंड में शामिल है, यानी कि RBI के नियंत्रण में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की साक्षरता दर शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सबसे कम है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार जो है वो 61.8% सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। इसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, जहां की साक्षरता 65.3% है और राजस्थान का तीसरे स्थान पर 66.1% है। शहरी भारत में 84.11% की तुलना में ग्रामीण भारत में साक्षरता दर की अगर बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार तो 67.77% रहा है। शहरी में 84.11% रहा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 67.77% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भविष्य निधि क्या होता है? तो भविष्य निधि जो है वो संविदा आधारित बचत का एक रूप होता है। भविष्य निधि जिसे प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, यह कुल 3 प्रकार का होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। भविष्य निधि यह संविदा आधारित बचत का एक उदाहरण होता है। इन बचतों पर उपबंधित ब्याज दर वास्तविक अर्थों में काफी ऊंची होती है। नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों के द्वारा वेतन का 12% भविष्य निधि में जमा किया जाता है। अब ध्यान देंगे, यह भविष्य निधि जो होता है वह अपने आगे आने वाला, कोई भी सरकारी कर्मचारी के द्वारा प्रयोग किया था, आगे आने वाला जब उसका रिटायरमेंट हो जाएगा तो उस समय उस धनराशि प्रोविडेंट फंड में जमा धनराशि को वह निकाल कर उसका उपयोग कर सकता है। तो भविष्य निधि जो होता है, नाम से ही स्पष्ट है, भविष्य के लिए यह निधि यानी फंड बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। क्लियर? और यह 3 प्रकार का होता है, कर्मचारी भविष्य निधि या ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है। दूसरा होता है लोक भविष्य निधि या पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। तीसरा होता है जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ। क्लियर? तो भारत में भविष्य निधि संविदा आधारित बचत का एक प्रकार होता है। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम अच्छे आपके लिए कंटेंट तैयार करेंगे और बेहतर तरीके से तैयार करने का कोशिश करेंगे। और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन से रिलेटेड बातें होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, उसको भी हम आपको डिस्कशन कर दिया करेंगे। तो आप इसे शेयर कीजिए, हमें बढ़ावा दीजिए, केसीसी टीम को बढ़ावा दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नए हैं तो, और इसे शेयर जरूर किया कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हमारा केसीसी टीम का सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की सेवा को देते विराम। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शेष की चर्चा करेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में, और आपके लिए जो भी एग्जाम से रिलेटेड सिविल कोड, बिहार सिविल कोड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो हम आपको बताने का पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।